जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, राष्ट्रीय कौशल मिशन के सीईओ श्री वेदमणि तिवारी जी, प्रमुख सचिव प्रारंभिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस लखनऊ कौशल महोत्सव में उपस्थित लखनऊ के और आसपास के क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नई उड़ान दी है। और लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के द्वारा लखनऊ कौशल महोत्सव के माध्यम से इसे जमीनी धरातल पर उतारने का जो प्रयास 2 दिवसीय इस महोत्सव के माध्यम से हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसकी सराहना करता हूं। वास्तव में जब भारत की बात होती है दुनिया में, तो भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। यानी दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा अगर किसी देश में निवास करते हैं तो वह भारत है। और भारत में यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती है कि देश के सबसे ज्यादा युवा हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। उस युवा जो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, उसको एक मंच चाहिए अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए।
जब राष्ट्रीय कौशल मिशन की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों को लगता था ये क्या कर पाएगा, ये मिशन क्या कर पाएगा। आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को इस मिशन ने एक उड़ान दी है, उसे एक पहचान दी है, उसे एक मंच दिया है। पहली बार लगा है, इस बात का एहसास हुआ है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को अपने लिए नए अवसर प्रदान करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। और ये हर एक स्तर पर देखने को मिल सकता है, नए नए अवसर मिल रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जब मोबाइल फोन नहीं थे, उस समय की दुनिया में, आज की दुनिया में कितना अंतर आया है। कार्य संस्कृति में, कार्य पद्धति में। उससे पहले जब टेलीविजन नहीं थे, एक गांव में कहीं या किसी एक मोहल्ले में किसी एक घर में टेलीविजन होता था, पूरा मोहल्ला वहीं जुट करके किसी एक सीरियल को देखने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन दुनिया बदली तेजी के साथ, और तेजी के साथ बदलती हुई इस दुनिया के साथ जब समाज चलता है, उससे 10 कदम आगे हमारा युवा सोचता है, तो विकास की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई देता है। पहले टेलीविजन की दुनिया में, बाद में मोबाइल की दुनिया में, और अब तो 5G की सेवाएं जब प्रारंभ हुई हैं, ये लाखों और करोड़ों ऐसे अवसर प्रदान करने जा रही है जो हर एक नौजवान की भावनाओं को, उसको एक नई पहचान देने जा रहा है। उसके लिए ढेर सारे नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रहा है। कहते हैं कंप्यूटर जब 1965 में पहली बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, एक बहुत युवा 17 वर्ष के युवा ने उसका प्रदर्शन किया था। लोग उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बहुत गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया। 1965 में वो युवा इस बात को कहता है कि ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसने उस समय चर्चा की थी। लोग बोलते थे क्या सच होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या संभव हो पाएगा? आज वह हकीकत में दिखाई देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जो युवा 1965 में इस विजन को दे रहा है, उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। और 17 वर्ष का एक छात्र 1965 में इस विजन को दुनिया के सामने रखता है कि एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया को बदल करके रख देगी। और आज दुनिया के अंदर आप परिवर्तन देख रहे होंगे। आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नवाचार हो रहे हैं। इनोवेशन के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। दुनिया को बदलने की एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई सोचता था? अच्छी सड़कें बने। सरदेव अटल जी ने भारत को एक विजन दिया, कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकता है। पूर्व
राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब इस देश को विजन 2020 देने की बात करते थे, बहुत सारे लोगों को लगता था क्या ये हो पाएगा। उस समय एक लक्ष्य दिया जाता था, क्या हम विजन 2020 के तहत कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे जो विजन था, उस विजन का थोड़ा भी भाग अगर सामूहिकता के साथ हम सब मिलकर के प्रयास करके आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक बार श्री अरविंद के पास लोगों ने कहा, क्या भारत में इतनी सामर्थ्य है कि भारत अपनी आजाद अब भारत अपने आप को स्वतंत्र कर पाएगा। उन्होंने कहा भारत में सब कुछ है, भारत में वो सामर्थ्य है, भारत में वो शक्ति है, वो शर्ते पूरा भारत एक बार मिलकर के बोल ले, भारत को स्वतंत्र होने में कोई देर नहीं लगेगी। श्री अरविंद ने आजादी के कई वर्ष पहले ये घोषणा की थी, यानी भारत को स्वतंत्र होने में बाधा है तो एक बात को लेकर के कि एक स्वर में हम नहीं बोल पा रहे हैं, एक स्वर में हम नहीं चल पा रहे हैं, एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा जिस दिन भारत एक स्वर में बोलने लग जाएगा ना, एक साथ चलने लग जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बना करके नहीं रख सकती। और विजन 2020 जो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को दिया था, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया है कि देश जब 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब दुनिया के 20 वे बड़े देश जिनका दुनिया के सर्वाधिक संसाधनों पर, सर्वाधिक व्यवसाय पर, सर्वाधिक जीडीपी पर जिनका अधिकार है, सर्वाधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है, एकाधिकार है, उन G20 के देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यह भारत की सामर्थ्य और भारत की शक्ति का ही प्रदर्शन है। जब अटल जी ने आज से 20-22 वर्ष पहले स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में एक सोच दी थी देश को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से गांव-गांव को बेहतर कनेक्टिविटी देने की बात कही थी। लोगों को लगता है इससे क्या होगा। आज आप देख सकते हैं गांव में भी खेती, जिसको हमें मानते थे कि यह तो खेती का मतलब किसान को प्लान करने के लिए मजबूर होना, खेती का मतलब यह मान लिया जाता था उस समय कि खेती का मतलब एक घाटे का सौदा। आज वही खेती इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया का संबल बनी। कोरोना के पिछले 3 वर्ष के कालखंड में इस बात ने साबित किया है कि हर एक सेक्टर में गिरावट आई है। केवल कृषि एकमात्र सेक्टर था जो दुनिया को संबल देता रहा और उसके विपरीत समय में उसके न केवल आर्थिक स्वावलंबन में सहायक रहा बल्कि उसकी आजीविका का आधार भी बना और भूखमरी से दुनिया को बचाने का काम भी किया। करोड़ों लोगों के जीवन का संबल बना। यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि गांव-गांव की कनेक्टिविटी थी। आसानी से गांव के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अब तो हम लोग उसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और संगठित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज नई तकनीक के साथ, नए बीज के साथ उसे आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।
भारत सरकार उसे आगे बढ़ा रही है। पहले अन्न ज्यादा उत्पन्न करने की प्रतिस्पर्धा थी, अब उस प्रतिस्पर्धा को एक स्वस्थ दिशा देने के लिए विष मुक्त खेती को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना महत्व है, हर एक सेक्टर का अपना महत्व है, और ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी कानून व्यवस्था नहीं होती, तो क्या उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कोई आता? भाइयों बहनों, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना केवल प्रदेश के अंदर होने वाले निवेश के माध्यम से होने जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं के लिए। मेरे सहयोगी सुनील राजभर जिस बात को कह रहे थे, एक फैमिली आईडी कार्ड हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक फैमिली आई कार्ड जिस पर हमारा कार्य चल रहा है तेजी के साथ इस समय, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किस परिवार को शासन की कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है, ये सब कुछ डिजिटली अंकित होगा। उसके पूरे डाटा हमारे पास होंगे, और जिस परिवार को वह अगर नीडी है और उसके पास आवास नहीं, वह नीडी है उसके पास शौचालय नहीं, वह नीडी है उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, वह नीडी है उसके पास हेल्थ कार्ड नहीं, अगर वह नीडी है उसके पास रोजगार नहीं, 100% सिचुएशन की तरफ सरकार उसको लेकर के जाएगी। इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। अभी वोकेशनल एजुकेशन में 150 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, टीटीएल के साथ मिलकर के एक हमने एमओए किया है। हमने इस बात को लेकर के एग्रीमेंट हमारा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकें, अपने युवा को। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उन आईटीआई में अच्छी कार्यशाला बनेंगी, वर्कशॉप अच्छी बनेंगी, अच्छी लेबोरेटरीज बनेंगी, अच्छी लाइब्रेरी बनेंगी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसके लिए फैकल्टी टाटा टेक्नोलॉजीज उपलब्ध कराएगा, अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाएगा, युवा हमारे होंगे। 35,000 नौजवानों को हर वर्ष ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई। हमने इस बार स्वयं भी सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम लागू की है, जिसके तहत 7.5 लाख युवाओं को हम ये सुविधा देने जा रहे हैं कि भाई युवा हमारा होगा। ये विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले इन युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई, और इसमें आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी, आधा मानदेय सरकार देगी, और उस युवा के पास उसको हम अनुभवजन्य कार्य के साथ एक नई ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बड़ा अभियान चल रहा है, और इस सारे अभियान को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो मेरा मानना है आने वाले 3-4 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ से अधिक युवाओं को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ करके उसके उज्जवल भविष्य की कामना करके उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। ये एक अवसर है, उसकी एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में और श्री नीरज सिंह जी के संयोजकत्व में आज यहां पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के यहां पे आयोजित किया है।
112 कंपनियों का यहां पर आना इस बात को साबित करता है कि यहां पोटेंशियल है। हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई, अप्रेंटिसशिप के साथ उसे जोड़ने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के स्किल के साथ जोड़ने की एक नए अभियान का हिस्सा है। और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ सकेंगे इस विश्वास के साथ। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 16 लाख यूथ को पीएम कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ साथ श्रम और सेवा योजना के माध्यम से उसका स्किल डेवलपमेंट किया है, उसकी ट्रेनिंग उसको दी है। 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ केवल इसी कार्यक्रम के तहत जोड़ा है। और आने वाले समय में यह कार्यक्रम और तेजी के साथ बढ़ेगा। हमने हर एक इंडस्ट्री से इस बारे में कहा है वह किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़े, वहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। आज ही सुबह मुझे संडीला हरदोई में बर्जर की 1000 करोड़ रुपए की लागत का एक प्लांट का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैंने उनसे भी कहा है, मैंने कहा भी आप भी किसी एक इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़िए, वहां के युवाओं को आप उनके स्किल डेवलपमेंट को के साथ उसको अपने साथ जोड़ करके अपने CSR के पैसे का उपयोग वहां करेंगे। क्योंकि हमारे युवा अब यहां से पलायन न करें बल्कि उसको उसके गांव, उसके घर, उसके जनपद में ही उसको रोजगार प्राप्त हो, नौकरी प्राप्त हो। यह अब हमें उसकी ऊर्जा और प्रतिभा की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के लिए है। जैसे उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। और मुझे विश्वास है इस प्रकार के कौशल महोत्सव इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। मैं यहां पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री नीरज सिंह जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रकार के आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको होली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं इस महोत्सव के संयोजक युवा नेता आदरणीय श्री नीरज सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें।